गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन होने वाला है। तो इस सेशन में जो है हम लोग 1990 से लेकर फरवरी 2022 तक जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से, उनको यहाँ पे जो है देखेंगे। तो 2 से ढाई घंटे का आपका सेशन होने वाला है। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करें। काफ़ी अहम जो है रोल निभाएगा आपके जो आरओ, एआरओ, एपीओ एंड पीसीएस 2024 के लिए जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी राज्यों की स्टेट पीसीएस के लिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप लोग इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जो है शेयर करें। और बाकी जो है आप लोग इस सेशन को जो है 2 से 3 बार जरूर रिपीट करें। तो ये काफ़ी अहम आपके लिए साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका चैप्टर है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक का, उसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक, इसके बीच में जो घटनाक्रम हुआ है उनसे रिलेटिव जितने भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं आयोग के द्वारा वो सब इसमें सम्मिलित हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। उसकी सहायता के लिए जो है एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग जो था वो मानसन और बाबरवेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए। सरपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था। इस प्रमुख मामले में यथा विदेश नीति में मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसियों को अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, अभी हम देखेंगे प्रश्न कोश में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए पीसीएस एग्जाम्स में एंड आईएएस के एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो अभी जो बताया था मैंने आपको ये 1774, तो ये एक्ट जो था वो 1773 था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख अध्यक्ष यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। सेकंड क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कथन फर्स्ट है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। कथन सेकंड है लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कथन सेकंड जो है वो कथन गलत है क्योंकि कथन फर्स्ट सही है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आरओ एआरओ प्री एग्जाम जो री एग्जाम हुआ था 2016 वाली भर्ती में उसमें पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और स्कुट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है और सूची सेकंड में एक तरफ जो है एक्ट दिए हुए हैं, एक तरफ उनमें जो प्रावधान थे वो दिए हुए हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ए का जो है ए का हो जाएगा 2 नंबर यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्टस का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई थी जिसको पिट्टस इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी ये नियामक अधिनियम 1773 यानी कि 1773 के द्वारा की गई थी।
और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिली थी, ये चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा मिली थी। और गवर्नर जनरल परिषद में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो प्रश्न जो है बी अपना सही आंसर है। यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी थी उसमें ये तीनों ही एक्ट थे, जिसमें कि फर्स्ट था 1813 का चार्टर एक्ट, सेकंड था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1833 और थर्ड था प्राच्य विधि एवं आंग्ल विधि विभाग। यानी कि ये तीनों ही एक्ट जो थे उनके तहत जो था भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा। आईएएस प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, खास ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 6 साल पुराना क्वेश्चन है, 6-7 साल, तो आप इसको देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को जो है हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। तो ये 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किसके एक्ट के तहत था, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को जो है स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल यानी कि एंग्लोस्टिक शिक्षा के जो समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये जो किया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया था। और यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो इस प्रकार जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आंसर जो है ऑप्शन ए सही विकल्प है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन पे जो है विचार करना है। इसने जो है भारत में, एक मिनट, फर्स्ट कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को जो है चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सेकंड, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। कथन थर्ड है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें से जो सही कथन है वो केवल 1 और 2 यानी कि ए विकल्प सही है। आईएएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1 और 2 इसमें सही है। 1 कहता है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को जो है चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। किसने? 1813 के चार्टर एक्ट ने। कथन सेकंड है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों ही विकल्प अपने सही हैं। आईएएस प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। आइए देखते हैं इसके
जो है विस्तृत डेफिनेशन। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रमण, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए सही था इसका, चार्टर एक्ट 1833। अब अपना जो है सेकंड पार्ट है इसमें इसी चैप्टर का, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारा देश जो इंडिया था ब्रिटिश आधिपत्य में था उस टाइम पे जो था शासनाधीन पारित जो भी अधिनियम थे उसको देखते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। और इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सम्मति अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी जो भी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्य को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा राज्य प्रांतों में बांट दिया गया। द्वैसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो अब हम जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है अपना मल्टीपल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न कोश, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी ये हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 का जो एक्ट था
उसके द्वारा जो है शक्ति प्राप्त हुई थी। किसके लिए? तो विधान परिषद में जो है बजट पर बहस करने के लिए। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। याद रखें, मतदान का अधिकार नहीं था, ओनली बहस का अधिकार था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस जो थी, उस नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था। तो इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यह अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीसीएस ने प्री एग्जाम 2019 में पूछा है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 एक ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रावधान जो था किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो थी, उपयुक्त में से कोई भी आंसर जो है इसमें सही नहीं है। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गैवियर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। तो इसमें जो है कोई भी एक्ट नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में, क्योंकि आपने अभी देखा 1937 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। किसकी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है, 1937 का अधिनियम के तहत वर्ष में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी सही आंसर है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट्स जो थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये जो अधिनियम था ये था भारत शासन अधिनियम 1935। यूपीपीसीएस और रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और आईएएस यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में प्री में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन सी सही है इसका, 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, किसके तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और तीसरा क्या है? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार देखा जाए तो 1 और 3 दोनों ही विकल्प इसमें सही हैं। तो सही विकल्प ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ऑप्शन जो है डी सही विकल्प है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है 2 साल पहले। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में
इस प्रश्न का विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। ओके, जो 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम जो है 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसकी डेफिनेशन हम शुरुआत में ही कर चुके थे, तो इसको जो हम यहाँ पे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, तो ये एक्ट था 1919 का एक्ट। एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका का लाया गया था 1919 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट है, 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। सेकंड कथन, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में से सही विकल्प ऑप्शन 2, केवल 2 विकल्प सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। और आईएएस प्री एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। सेकंड, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कथन सेकंड, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, और ये क्वेश्चन हाल ही में 2 साल पहले जो है यूपी ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी कि ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित हो जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये परीक्षा जो है भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है और सबसे कठिन परीक्षाओं में भी शुमारित है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो ये जो अधिनियम हुए थे ये हुए थे, ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है, ए और सी। RAS में पूछा गया क्वेश्चन था, ए और सी को देख लेते हैं। 1926 का और 1945 के जो अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रश्न वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो उस चीज को आप भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था 1945 के अधिनियम के तहत। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1945 में अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था 1919 के एक्ट के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
तो ये शक्ति जो है ऑप्शन बी सही विकल्प है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2008 में क्वेश्चन था। पहले जो मेंस होता था यूपीपीसीएस का 2018 तक, जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करता था, उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव मोड नहीं था। ये डिस्क्रिप्टिव मोड अभी आया हुआ है कुछ वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है? तो ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। आईएएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजनाओं पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों का गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसमें से जो मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी वो आंसर हो जाएगा अपना 18 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है बी, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। आरएएस में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में मेंस में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये प्रावधान जो था ये शामिल किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये व्यवस्था दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008, आईएएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो यूपीएससी भी पीसीएस के क्वेश्चन को ले सकती है और पीसीएस भी यूपीएससी क्वेश्चन को पूछती है अपने एग्जाम में। तो दोनों जो है आपस में जो है एक्सचेंज करते रहते हैं क्वेश्चनों को, तो आप लोग इस पे विशेष फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, देश के लिए लिखित संविधान। तो इसमें जो लिखित संविधान वाला जो क्वेश्चन विकल्प है सही है, ऑप्शन ए। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था और अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। क्वेश्चन नंबर है 24, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए सही है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। लोअर पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि ये प्रावधान थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ?
तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश SSC के द्वारा जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पैट 2023 में पूछा गया था 28 की सेकंड शिफ्ट में। आप लोग चेक कर लेना, उसमें जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को अलग किया गया, ये विकल्प सही था। आइए चैप्टर जो है फर्स्ट का थर्ड पार्ट है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद जो है पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो ये इस प्रकार सही विकल्प है। अब इसके MCQ देख लेते हैं। प्रश्न कोश, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है IAS में। तो इसमें से जो था ऑप्शन ए सही है, स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में जो है सर्वप्रथम संविधान का विचार आया था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये विचार जो प्रस्तुत किया था ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है, M.N. रॉय ने, क्योंकि वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने दिया था। ये क्वेश्चन UPPCS GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2017 में UPPCS ने पूछा है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक जनप्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम वुड। विलियम वुड जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सदस्य कौन थे? बाकी के तीनों सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। IAS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा को 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया तथा इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो सही विकल्प है ऑप्शन सी। कथन जो है वो सही है पर कारण गलत है। ओके, तो आईएएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए विकल्प सही है, आर जो कारण है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेसन से जो था, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान के विषय में सत्य हैं? तो सही कथन पहचानना है, ऑप्शन सी सही है, 3 और 4। वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन है ऑप्शन ए और डी। ए, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और डी कहता है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इस प्रकार ए और डी सही विकल्प है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन हमें जो है ढूंढना है इसमें, ऑप्शन सी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये कथन जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन सी सही है इसका, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, और ये सेकंड अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे, न कि अस्थायी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। एमपीपीसीएस में पूछा गया 2020 में, फ्रैंक एंथोनी जो थे वो उप सभापति थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन जो था ये हुआ है दिसंबर 1946 को, 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था ये शुरू हुआ था, ऑप्शन बी सही है, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है इस चैप्टर का। भारतीय संविधान के
निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन जो है वो है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। 1, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था, बिल्कुल था। और 2, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है भाई। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, जी हाँ किया था। तो ऑप्शन जो है 1, 2, तीनों ही कथन सही है। और यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया। आइए इसकी विस्तृत डेफिनेशन जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है यानी कि चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के रूप में जनप्रतिनिधियों, संसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन सी 12। आइए जानते हैं विस्तृत इसकी डेफिनेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस प्रकार जो है कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समन्वित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो सही तिथि थी 24 जनवरी 1950। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ऑप्शन ए सही है। ये तो याद करने लायक था और बच्चों को रटे पड़े हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 34। सूची एक्स को सूची 22 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर जानिए। तो जानते हैं सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है इसके हमें मिलान करने के लिए दिए गए हैं। आरएस आरटीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही विकल्प है ऑप्शन बी यानी कि ए का 4 है। ए का 4 मतलब संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। इस प्रकार ए का 4th आंसर सही है और ए का 4th सिर्फ एक ही विकल्प में है, विकल्प बी में। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर इसमें से जो ऑप्शन सी सही है बी एन राव। बी एन राव जो थे वो संविधान सलाहकार थे। लगातार यूपी लोअर पीसीएस प्री, झारखंड पीसीएस प्री, उत्तराखंड आरओ एआरओ, यूडीए एलडीए और यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो था ये बी एन राव ने जो है तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये क्वेश्चन जो था बोनस मिला था इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ नवंबर 26, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान डे जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे अभी हाल ही में निकल के गया है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसको अपनाया था संवैधानिक सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, नवंबर 26 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था ये हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मुंबई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जो जन्म था 1891 में हुआ था, 1891 में, और मृत्यु 1956 में हुई थी। अच्छा, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है ये हुआ था महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1956 में। तो पूछ लिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था, तत्काल इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी, या दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में जो है संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। सही विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन कारण इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। एमपीपीसीएस में पूछा गया 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? एक बार फिर देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया? ये एक सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, और पूछा गया है आरएएस आरटीएस प्री एग्जाम 2021 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं की महत्व को कम करके आंका। यह कथन है ऑप्शन बी सही विकल्प है, आइवर जेनिंग्स का। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये कथन जो था ऑस्टिन ने कहा था, ए विकल्प सही है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रीनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ए विकल्प सही है, 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो आइए संविधान सभा की जो समितियां हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। संविधान सभा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के दो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के हेड जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति के हेड गोपीनाथ बरदोलाई थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष ए.वी. टक्कर थे। संघीय शक्तियों की जो संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के हेड जो थे अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। सदन हाउस समिति के वी. पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के हेड थे जी.वी. महाबलंकर। राज्यों संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्याग प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आइए प्रश्न कोश देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही विकल्प है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति की हेड जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन डी विकल्प सही है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी सही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन जो है ए सही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करने के लिए है, तो इसका सही विकल्प स्टार वाला है ऑप्शन आरटीएस प्री 2021 में पूछा गया था। मूल अधिकार अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर थे। इसको जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो सदस्य थे ऑप्शन बी 6 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये सदस्य थे ऑप्शन सी 1 और 3 सही विकल्प है। एक एन गोपालस्वामी और जो थर्ड है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को।
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के स्रोत से संबंधित अब तक के विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक मिनट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो उद्देशिका का विचार लिया था यूएसए के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन बी संविधान जो है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिकल रिव्यू की जो है संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है ये ली गई है भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ये किया था ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान पे। सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 1 से 2 बार रिपीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ऐसी ही डेली क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ऑप्शन बी आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो ये हुए थे ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र। राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन सी, यानी कि ए मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली हमने यूके यूनाइटेड किंगडम से लिए। आपात उपबंध हमने जो है ये लिए हैं कनाडा से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। तो इस प्रकार जो है हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी है। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से ली गई हैं। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रसंगत युग्म सुमेलित हैं। तो इस प्रकार हमारा देखा गया ऑप्शन जो है सी सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मिलान करने के लिए मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए हैं, और आयरलैंड ने भी स्पेन से लिए थे। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिए, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए। इस तरह से सही विकल्प जो है ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया, इसके भी मैं जो है स्रोत बता देता हूं डायरेक्ट। विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो है विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। सूची फर्स्ट भारतीय संविधान के मद को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया है के साथ सम्मिलित कीजिए, तो सही विकल्प है इस तरह से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से लिए है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो ऑप्शन सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कथन ए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसीलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये हमने किया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आरओ 2014 में और 2006 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो मूल अधिकारों का विचार लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। अब जो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन जो है बनते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। भाग फर्स्ट में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का यानी कि 4th ए में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में जो है राज्य है, और भाग 7 में जो है निरस्त कर दिया गया इसे, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। उसके बाद भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 ए में नगर पालिका हैं, भाग 9 बी में सहकारी समितियां हैं, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं व बाद हैं, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14 ए में अधिकरण है, भाग 15 में निर्वाचन यानी कि चुनाव है, भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, भाग 17 में जो है राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन, भाग 20 में संविधान का संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, वहीं भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो ये है भाग संविधान के जिसमें से ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। प्रश्न कोश देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। सही विकल्प ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान का क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में नहीं है बल्कि 4A में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आते हैं, न कि 6A के। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये पंचायतें भाग 9 में की गई है। आप इस रोमन अंक को जरूर याद करें, जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन को जो है टैकल करने में। तो ये जो रोमन अंक हैं आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ये है ऑप्शन ए, भाग 11 अध्याय फर्स्ट। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी सही है। 2019 में छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे। उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व 6 से 14 वर्ष के लिए। मौलिक कर्तव्य बालक प्रतिपाल्य के लिए है। और शिक्षा के अवसर का प्रदान करना इंडियन अर्थात भारत राज्यों का संघ और राज्य उसका क्षेत्र है। तो ये जो है इससे जो है सुमिलित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी जो है सही है। संविधान का जो है इसमें संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी, इसमें आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि भाग इसमें जो है 7 दे रखा है, जिसको नष्ट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतें हैं और भाग 8 में संघराज्य क्षेत्र है। भाग जो है 4A में मूल कर्तव्य है और भाग जो है 9A में जो है नगर पालिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आंसर इसका ऑप्शन डी, अधिकरण जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 10 में दिखा रहा है। यूपीआरओ एआरओ 2016 में पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया था, फिर री एग्जाम में भी पूछा गया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भाग 9 में। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में। ये भी एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, ये सूची मिलान करने के लिए है, एक तरफ भाग और उसके जो उसमें डिवाइड है उसके बारे में बताया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, भारत का संविधान, और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। संघ जो है भाग 5 में है और आपात उपबंध जो है ये जो है भाग 18 में है, भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीआरओ एआरओ मेंस में पूछा गया है। इसमें जो है भाग 15 में निर्वाचन है। संविधान का भाग जो है 16 है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। आरओ एआरओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, इंपोर्टेंट है, संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी जो है 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ओके, आइए इनसे संबंधित एमसीक्यू हम जो है देख लेते हैं, या फिर सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में मैं आपको यहाँ पे रीड करा देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो ईयरफोन का यूज जरूर करें। अनुच्छेद फर्स्ट है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण
और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय संबंधी जो है अधिकार के और संरक्षण के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन एवं तथा जीवों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति तथा द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन है। और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद भी है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 76 में जो है भारत का महान्यायवादी है। 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है। 83 क्लॉज 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन है। जबकि आर्टिकल 100 क्लॉज 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी कि टाई होने पर होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 108। तो इसके तहत क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 यानी कि 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। वहीं आर्टिकल 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। 137 में
उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति है। और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 164 फर्स्ट क्लॉज 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के सदस्य समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना ये है। आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसके बाद आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालयों की अभिलेखीय न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। और 217 में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। वहीं आर्टिकल 226 में जो है उच्च न्यायालय की एक कुछ रिटें हैं। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। आर्टिकल 239 डबल ए यानी कि क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 241 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय होगा। आर्टिकल 243 क में ग्राम सभा। 243 ख में पंचायतों का गठन। 243 ग में जो है पंचायतों की संरचना। 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन। 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति। 243 य छ में सहकारी समितियों का निगमन। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। 262 में अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। 267 में भारत की आकस्मिकता निधि है। 280 में वित्त आयोग है। 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये जो है निष्प्रभावी हो चुका है। आर्टिकल 332 में जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो कि 2014 के दौरान निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी घोषित है। 344 में राजभाषा आयोग है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं।
352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान और 368 में 368 में जो है संसद की संविधान संशोधन करने की सख्ती प्रक्रिया है। तो अब तक हमने जो है आर्टिकल के बारे में समझा। अब हम जो है इसके एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो उपयुक्त जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं हम। इसमें जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें जो है 468 पहुँच गई है और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें से जो था स्टार वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि ए विकल्प जो है सही है। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में जो है ए विकल्प सही है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 17 सूचियाँ शामिल हैं। 12 सूचियाँ, सॉरी 22 भाग 12 सूचियाँ जो है शामिल हैं। इसमें जो है नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होगा। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। डियर अभी बारिश हो रही है, मौसम खराब है, इसलिए कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है। बैकग्राउंड में आपको जो है वॉइस थोड़ी करकस के साथ आपको जो है सुनाई दे सकती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग जो है क्वेश्चन पे फोकस करें और ईयरफोन लगा के सुने तो काफ़ी बेटर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, वो अनुच्छेद 50 में था। ये जो है यहाँ पे दे रखा है ना, 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 124 जो है, ये अनुच्छेद 124 इसका सही विकल्प ए है। अनुच्छेद 124 जो है ये संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से, और 352 जो है आकस्मिक प्रावधान से। अनुच्छेद 345 245 विधायी शक्तियों के विवरण से। इसको भी मिलान करने के लिए क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसको जो है मिलान करने के लिए है, इसमें भी है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। संविधान समता का अधिकार 14 में है। और गिरफ्तारी तथा निरुद्ध से संरक्षण 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में है। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और राज्य विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। लगातार क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, तो आप लोग इसको, ये चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मिलान करने के लिए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो सी विकल्प है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 323 एक प्रशासनिक अधिकार से संबंधित है। 324 में निर्वाचन आयोग है। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं।
यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। आर्टिकल जो 61 में जो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना और 94 में स्पीकर को हटाना, 90 में राज्यसभा के लिए उपसभापति को हटाना, ये सही विकल्प है। और नेक्स्ट यहाँ पे संवैधानिक प्रसंशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, वित्त आयोग 280 में है, वित्तीय आपात 360 में और अखिल भारतीय सीमाएं 312 में है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये भी यहाँ पे मिलान करने के लिए अनुच्छेद 263 में है, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो अनुच्छेद 323 का में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं सही है? तो इस सही जो है वो ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा से संबंधित है। यहाँ पे जो है भारत का नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक 148 में होगा, राइट आंसर है ये। वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अभिलेखी न्यायालय होना और 222 में जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण और 226 में विशेष रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो है उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, 148 में जो है भारत का नियंत्रक और महालय का परीक्षक है और 75 क्लॉज 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। यहाँ पे जो है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 241 में है, यानी कि बी विकल्प सही है इसका। आरओ में पूछा गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन स्टार पॉइंट वाला है, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है बोनस मिला था। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही है अनुच्छेद 42 और मानवीय स्थितियों के लिए, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में। यहाँ पे भी मिलान करने के लिए था। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य, ऑप्शन सी सही नहीं है। जो है इसमें 371 ग मेघालय इसमें सही आंसर नहीं है। अब यहाँ पे अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों के बारे में हम यहाँ पे जो है विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख करती है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। उसके बाद जो है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 5वीं अनुसूची के अधीक्षण जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अलंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 6वीं अनुसूची में संघ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में जो है 98 है और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 है, जिन पर जिस पे कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार कर सूची के विषय हैं, जो है राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर संघ सूची के विषय हैं। तो ये सारे विषय से संबंधित हमने अब तक अनुसूचियां देखी। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रश्न देख लेते हैं, जो विगत वर्ष में लोक सेवा आयोग ने अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 और शुरुआत में कितनी थी? 8। सही विकल्प ए है। भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं।
भारतीय संविधान पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है, केवल 3। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो ये करती है ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध है? ऑप्शन सी 1, 2, 4। संघ के मंत्री पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और फोर्थ जो है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह है पहली अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, पहली। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं। अष्टम में भाषाएं हैं। नवम में भूमि सुधार अधिनियम है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। सूची पृष्ठ को मिलान कीजिए। आरओ में पूछा गया 2016 में। 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। आईएएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? तो ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं। इसमें जो है संघीय सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची का है? तो ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो यह है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान की किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी, 42। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में जो है सही सुमेलित नहीं है। पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों पर सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन बी, शिक्षा। इसमें जो है मिलान करना है। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो ऑप्शन डी, सभी डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्टम अनुसूची, सप्तम अनुसूचियां। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन डी, गैस का। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय है? 10वीं अनुसूची में।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन सी रेलवे पुलिस का। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में अंतर्गत किए गए हैं? तो ऑप्शन सी सूची 3 समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो ऑप्शन ए सूची 1 प्रविष्टि 72 और ऑप्शन सी सूची 2 प्रविष्टि 37। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? तो ऑप्शन बी राज्य सूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है? ऑप्शन सी राज्य सूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतर अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पंचायत से। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूचियों के ऊपर निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों के हित के संरक्षण के लिए। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन सी 29। संविधान की अनुसूची में 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन डी मणिपुर में। उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत की जो प्रस्तावना है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना, क्योंकि अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट हम जो है मिलते हैं जल्द। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर रिपीट कीजिए, काफ़ी अहम रोल निभाएगा आपकी तैयारी में। थैंक यू।